हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन। हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर के 2 वीडियोस देख चुके हैं। अब आज ये तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं, मतलब कि अभिक्रियाएं, उन अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। साथ में हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले आज हम एल्कीन और एल्केन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं। तो आप लोग प्रश्न लिखिए कॉपी में कि निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। तो हमारा सबसे पहली अभिक्रिया बनती है मार्कोनी-क्राफ अभिक्रिया। रिएक्शन का नाम लिखना आप, मार्कोनी-क्रॉफ अभिक्रिया। ये एक प्रकार की मार्कोनी-क्रॉफ अभिक्रिया जो है वो एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपको 12th क्लास में भी ये रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी। तो मार्कोनी-क्रॉफ योग में क्या होता है कि जो असंतृप्त एल्कीन होते हैं, एक एक शब्द पे ध्यान देना, असंतृप्त एल्कीन, जब भी कभी ये शब्द आता है असंतृप्त मतलब कि अनसैचुरेटेड, इसका मतलब ये होता है कि या तो 2 कार्बन परमाणु के बीच में द्विबंध है या फिर 2 कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध है। तो यहाँ पर एल्कीन शब्द यूज किया है तो हम जानते हैं एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। तो जब असंतृप्त एल्कीन पर किसी भी हेलोजन अम्ल का योग होता है, हेलोजन अम्ल क्या चीज़ है उसको हम यहाँ साइड में देखते हैं। हेलोजन होता है X, और जब हेलोजन अम्ल की बात करते हैं तो यहाँ पे H लग जाता है। और हम सभी जानते हैं कि हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका मतलब HF, HCl, HBr और HI, इन सबको हम कहते हैं हेलोजन अम्ल। तो हम किसी भी हेलोजन अम्ल का यहाँ पर योग करवा सकते हैं। तो जब किसी असंतृप्त एल्कीन पर हेलोजन अम्ल का योग होता है तो हेलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है, ये जो हैलाइड होते हैं ये सारे ऋणात्मक होते हैं, वो उस कार्बन पर जाकर ऐड होता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। और जो धनात्मक भाग होता है, मतलब हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो धनात्मक भाग द्विबंध से जुड़े किसी दूसरे कार्बन पर जाकर जुड़ता है। अब ये जो मैंने आपको कहा है वो तभी समझ में आएगा जब हम उसको समीकरण के रूप में देखेंगे। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपको ऐसा हाइड्रोकार्बन लेना है जिसमें द्विबंध आते हैं। तो यदि मान लीजिए कि 2 कार्बन वाला हमने एथिलीन लिया तो हमें ये मार्कोनी-क्रॉफ नियम अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा, देखिए ये एथिलीन है, इसका योग हम कराते हैं HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो मार्कोनी-क्रॉफ नियम ये कहता है कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर यानी द्विबंध पर जब हेलोजन अम्ल का योग होता है तो हेलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पर जाकर ऐड होता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन सेम है, इसलिए आपको ये एग्जाम्पल सूट नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें, एथिलीन के स्थान पे प्रोपिलीन लेते हैं, 3 कार्बन वाला एल्कीन लेते हैं, है ना। 1, 2, 3, किसी भी एक जगह पे द्विबंध लगा दो और इसके अकॉर्डिंग हम इसकी संयोजकता पूरी करेंगे इस प्रकार से। तो ये बन गया आपका प्रोप 1N, ठीक है। तो जब इस प्रोप 1N यानी प्रोपिलीन पर हेलोजन अम्ल का योग होता है तो हेलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर ऐड होता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो आ जाएगा ऋणात्मक भाग, और द्विबंध से जुड़े दूसरे कार्बन पर जाएगा ये धनात्मक वाला भाग, ये हिस्सा यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। तो हम इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये क्या लिखा हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा है ना ये। अब क्या चेंजेस हुआ कि ये जो क्लोरीन है, Cl है, ऋणात्मक Cl यानी क्लोराइड, वो इस कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे आके ऐड होगा। तो इसलिए ये जो द्विबंध है यहाँ से उठ के आ जाएगा यहाँ पर और H आ जाएगा CH2 के पास, तो ये बन जाएगा आपका CH3। इसका मतलब इसका IUPAC नाम क्या हुआ, ये कहलाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन, इसको हम कह देंगे 2-क्लोरोप्रोपेन। मैं आपको एक बार और मार्कोनी-क्रॉफ नियम का एग्जांपल बताती हूँ। इस बार हम ब्यूटिलीन लेकर देखते हैं। देखिए 1, 2, 3 और 4 कार्बन, मान लीजिए मैंने ये यहाँ पे ऐड किया है ना, डबल बॉन्ड, संयोजकता पूरी करेंगे, CH3 CH2 CH
CH2, इसका नाम होगा IUPAC नाम ब्यूट-1-इन। तो ये है आपका ब्यूट-1-इन। अब इस ब्यूट-1-इन पर जब किसी हैलोजन अम्ल का योग होगा, इस बार हम HBr लेते हैं, तो हैलाइड्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो हैलाइड है वो उस कार्बन पर जाकर जुड़ता है जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं, और जो धनात्मक भाग है वो द्विबंध से जुड़े दूसरे कार्बन पे ऐड होता है। एडिशन हमेशा द्विबंध वाले कार्बन पर ही होगा, इसीलिए तो कहते हैं कि ये एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो इसको हम आगे कैसे लिखेंगे, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है ना। अब ये CH के स्थान पे क्या आ जाएगा, ये CH और ये डबल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड उठकर यहाँ आ जाएगा Br, और ये हो जाएगा CH2 के स्थान पर CH3। तो ये क्या बन गया आपका, इसको हम कहेंगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये था हमारा मार्कोनी-क्राफ नियम। ये मार्कोनी-क्राफ अभिक्रिया जो होती है ये योगात्मक अभिक्रिया होती है जिसमें द्विबंध पर योग होता है ना। अब हम बात करते हैं इसी के बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन जिसका नाम है प्रति मार्कोनी-क्राफ, है ना। इसको हम कहते हैं प्रति मार्कोनी-क्राफ रिएक्शन, या हम इसको एंटी मार्कोनी-क्राफ भी कह सकते हैं, या फिर इसके और भी कई नाम हैं। इसको हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। पेरोक्साइड प्रभाव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पेरोक्साइड क्या चीज़ होती है बताती हूँ मैं आपको, कि जब दो ऑक्सीजन परमाणु डायरेक्टली जुड़े हों, ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, तो जब 2 ऑक्सीजन परमाणु डायरेक्टली जुड़े होते हैं और उसके साथ कोई धातु हो जैसे Na, तो इसको हम कहेंगे सोडियम पेरोक्साइड, या मान लीजिए HOOH, तो इसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनी-क्राफ रिएक्शन जो है वो किसी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसलिए इसको पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। इसके अलावा इस अभिक्रिया को हम खराश का प्रभाव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ML खराश नाम के साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को दिया था, और ये रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है किसके, ये रिएक्शन अपोजिट होती है मार्कोनी-क्राफ अभिक्रिया की, एकदम विपरीत अभिक्रिया है ना। तो देखते हैं हम ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। तो इसमें क्या होता है, सेम हम वही प्रोप-1-इन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है आपका प्रोप-1-इन। तो जब किसी असंतृप्त एल्कीन की क्रिया हैलोजन अम्ल के साथ कराते हैं, है ना, और कोई भी पेरोक्साइड ले लो आप, जैसे मान लो मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड रख दिया है, तो किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब हैलोजन अम्ल की क्रिया असंतृप्त एल्कीन पर होती है, तो इस बार सुनना ध्यान से, क्या होगा, द्विबंध पर योग होगा और हैलोजन अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन हो, और हैलोजन अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जो द्विबंध से जुड़ा दूसरा कार्बन है। ऊपर क्या हो रहा था, हैलोजन अम्ल का जो ऋणात्मक भाग था वो उस कार्बन पर जाकर जुड़ रहा था जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है, जबकि एंटी मार्कोनी-क्राफ रिएक्शन में क्या हुआ, हैलोजन अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस हिसाब से क्या सूत्र बनेगा, देखिए CH3, अब ये CH के पास एक H और चला गया तो CH2, फिर ये ऐसा था डबल बॉन्ड CH2, तो ये बंद उठकर यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन, जबकि मार्कोनी-क्राफ रिएक्शन में 2 क्लोरोप्रोपेन बना था क्योंकि वो बीच वाले कार्बन पे ऐड हुआ था और ये यहाँ पर ऐड हुआ है। तो एंटी मार्कोनी-क्राफ एंड मार्कोनी-क्राफ एक दूसरे की जस्ट अपोजिट रिएक्शंस हैं, पर दोनों ही योगात्मक अभिक्रिया हैं, दोनों में ही योग होता है ना। मुझे लगता है रिएक्शन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की, तीसरी अभिक्रिया, है ना। अगली अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोजनीकरण, वो भी बिल्कुल मार्कोनी-क्राफ की तरह योगात्मक अभिक्रिया है ना। अगली अभिक्रिया का नाम यही बता देती हूँ मैं आपको, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन इसको कहते हैं। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोजनीकरण मतलब कि हाइड्रोजन का एडिशन, हम इसको अपचयन भी बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का ऐड होना यानी कि रिडक्शन या अपचयन होता है, और ऑक्सीजन का जो एडिशन होता है उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजनीकरण की। तो जब किसी असंतृप्त एल्कीन पर, जैसे ये देखो एथिलीन,
सबसे सिंपलेस्ट वाला हमने एल्कीन लिया है जिसका नाम है एथिलीन। तो जब एथिलीन पर हाइड्रोजन का योग होता है और हाइड्रोजन का योग होगा तो हमेशा याद रखना अपचयन की अभिक्रिया में कोई ना कोई उत्प्रेरक जरूर होता है। तो यहाँ पर निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, आपको जो धातु पसंद है उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जब असंतृप्त एल्कीन पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हाइड्रोजन के दोनों परमाणु कहाँ पर जाकर ऐड होंगे, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पर, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। देखिए कैसे, CH2 के स्थान पे हो जाएगा CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। सिंगल बॉन्ड क्यों हो गया, क्योंकि अब दोनों की संयोजकता बिल्कुल क्लियर है। तो एथिलीन को हमने किस चीज में कन्वर्ट किया, एथेन में। एथिलीन से बन गया एथेन। आप इसको और भी आगे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस बार मैं लेती हूँ प्रोपिलीन, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस बार हम यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं और कोई भी एक उत्प्रेरक ले लो, मान लो मैंने प्लेटिनम लिया, तो एडिशन इस बार कहाँ पे होगा, यहाँ पर एक परमाणु और दूसरा परमाणु इस स्थान पर। तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो प्रोपिलीन से बन गया हमारा प्रोपेन। क्लियर। तो ये 3 रिएक्शंस हमने देखी, मार्कोनी-क्राफ अभिक्रिया, एंटी मार्कोनी-क्राफ अभिक्रिया और हाइड्रोजनीकरण। तीनों ही रिएक्शन में कॉमन फैक्टर था कि असंतृप्त एल्कीन से हमने संतृप्त एल्केन बनाया। अब आते हैं हमारी अगली अभिक्रिया पर। अगली अभिक्रिया जैसे हमने देखा कि मार्कोनी-क्राफ और एंटी मार्कोनी-क्राफ रिएक्शन के बाद अगली रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं विकार्बोक्सिलीकरण, डीकार्बोक्सिलेशन इसको कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूव होना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना। देखते हैं कैसे अभिक्रिया होती है ये। आप लोगों ने 9th क्लास में मिथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि जरूर पढ़ी होगी, है ना। तो मिथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि के ही जैसी है, लेकिन इस विधि द्वारा हमको प्रयोगशाला विधि यानी डायग्राम वगैरह नहीं पढ़ना है, केवल हमको समीकरण की ही बात करनी है। तो हमारा हेडिंग है विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं इस रिएक्शन को। तो क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है कि डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 गैस रिमूव होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वसा अम्ल का सोडियम लवण, है ना, पहले समझना शब्द को स्पेशली। वसा अम्ल मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, RCOOH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके स्थान पे कोई भी धातु आ जाए जैसे सोडियम, तो हम इसको कहेंगे वसा अम्ल का सोडियम लवण। या फिर मान लीजिए हमने यहाँ पे पोटेशियम लिया, तो हम इसको क्या कहेंगे, वसा अम्ल का पोटेशियम लवण। तो क्या किया जाता है डिकार्बोक्सिलेशन में कि वसा अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया सोडा लाइम, NaOH को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पर इसका शॉर्ट फॉर्म सोडा भी होता है, और लाइम यानी कि चूने का पानी, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, 9th क्लास में मिथेन बनाने की जो लैब मेथड है वो यही है, पर हमको इस बार प्रयोगशाला विधि के रूप में नहीं पढ़ते हुए केवल इसको समीकरण के रूप में पढ़ना है। तो इसका आंसर कैसे बोलेंगे कि वसा अम्ल के सोडियम लवण की क्रिया जब सोडा लाइम के साथ कराते हैं तो संतृप्त एल्केन्स बनते हैं। कैसे बनेंगे देखना, ये R और ये H, ये तो हो जाएगा RH, यही होता है आपका एल्केन। अब क्या चीज़ें रिमूव हुई, ध्यान से देखते हैं। ये पूरा जो है ना सोडा और COONA, ये पूरा मिलकर ये बना लेगा एक यौगिक, एक कंपाउंड बना लेगा जो होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इसमें निकलता है। इसमें अपन वैल्यू रख के देखते हैं, है ना। R के स्थान पर आपको पता ही है एल्किल यानी मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आप कुछ भी यहाँ पे एडिशन कर सकते हो। तो हमने रखा यहाँ पर CH3COONA, वसा अम्ल का सोडियम लवण, जिसका नाम क्या होगा, इसको हम कहते हैं सोडियम एसीटेट, इसको कहा जाता है सोडियम एसीटेट, है ना। अब इस सोडियम एसीटेट की क्रिया हम कराते हैं सोडा और लाइम के साथ। लाइम प्रेजेंट होता है उत्प्रेरक के रूप में, लेकिन वास्तव में जब ये रिएक्शन करवाई जाती है
तो परक्सनली में सोडियम एसिटेट के साथ सोडा लाइम दोनों मिक्स करते हैं, तो क्या होगा, इस CH3 से ये H ऐड हो जाएगा। देखो R और H हमने जोड़ा था ना, तो यहाँ पे R के स्थान पे CH3 लिया, तो ये क्या बन गया आपका CH4, यानी मीथेन गैस बन जाती है। और रिमूव क्या होता है, Na2CO3। अच्छा, इसको वी कार्बोक्सिलीकरण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें CO2 का रिमूवेशन होता है, COO ग्रुप जो कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और वो निकल जाता है। तो ये थी आपकी वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, है ना। अच्छा, अब हमारी बुक में ये बताया गया है, एक प्रश्न पूछा है, एक उदाहरण दिया है कि आप वी कार्बोक्सिलीकरण की मदद से क्या प्रोपेन बना सकते हैं, यानी प्रोपेन का विरचन वी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन द्वारा हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ क्या करना होगा हमको, देखो ज़रा, अभी इस मेथड द्वारा मीथेन गैस बनी है और हमने जो सोडियम एसिड लिया था उसमें कम से कम कितने कार्बन होने थे, दो कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लेने पर एक कार्बन वाला एल्केन बनता है। तो हमें ये बोला गया है कि आपको प्रोपेन बना के बताना है। प्रोपेन होता है C3H8। अगर हमको इसको प्रिपेयर करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CH3 CH2 CH3। हमको अगर इसको प्रिपेयर करना है तो हमें कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण लेना होगा, मिनिमम 4 कार्बन परमाणु युक्त। तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनेगा, 1 2 3 और चौथा तो COONA, है ना। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, CH3 CH2 CH2 COONA। अगर ऊपर वाले का नाम सोडियम एसिटेट है तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटेन, तो इसका नाम होगा सोडियम ब्यूटेनोएट, है ना। क्या नाम है इसका, सोडियम ब्यूटेनोएट। जब इस सोडियम ब्यूटेनोएट की क्रिया सोडा और लाइम की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होगा, इस पूरे CH3 CH2, सॉरी ये CH आएगा यहाँ पे, है ना, CH3 CH2, हाँ CH2 और एक H इसके साथ में ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या बन गया, CH3 CH2, ये तो ऐसा कैसे लिख दिया, और CH2 में एक और H ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया आपका CH3। इट मीन C3H8। और क्या रिमूव हुआ, इसमें रिमूव होगा Na2CO3। तो आपकी किताब में जो उदाहरण दिया था उस उदाहरण को भी हम इस तरह से बना सकते हैं। अगर मान लो ये कहें कि विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया की मदद से एथेन बनाकर बताओ, तो भी हम बना सकते हैं, यानी हम मेथेन से लेकर डेकेन तक कोई भी एल्केन यहाँ पर बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जिसका नाम है कोल्बे की विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। कोल्बे की विद्युत अपघटनी क्रिया, है ना। क्या होता है ये कोल्बे की विद्युत अपघटनी रिएक्शन, इसमें भी क्या करते हैं कि सेम यही सोडियम एसिटेट या कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब सोडियम लवण के 2 अणु लेते हैं और उसका विद्युत अपघटन किया जाता है, यानी जल अपघटन करते हैं विद्युत धारा की मदद से। और ओरिजिनली ये जो रिएक्शन होती है ये एक तरह से सेल के रूप में होती है कि एक बीकर लेते हैं, एक बीकर के अंदर लिया जाता है सोडियम एसिटेट का सॉल्यूशन, CH3COONA का सॉल्यूशन। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखते हैं, है ना। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, और इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेट करवाते हैं। जैसे ही इस क्रिया में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एल्केन्स बनते हैं। जो एक इलेक्ट्रोड होता है उसके ऊपर एल्केन एकत्रित होता है, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर अन्य दूसरे पदार्थ एकत्रित होते हैं। पर चूंकि हमको यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल हमको इसकी समीकरण पढ़ना है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि जब वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, है ना, ये भी वही था वसा अम्ल का सोडियम लवण, आप इसके स्थान पे पोटेशियम भी ले सकते हैं। तो वसा अम्ल के सोडियम लवण, है ना, 2 अणु लेते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पे वैल्यू भी रख देती हूँ, है ना, 2 बार कौन रिएक्शन कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CH3CH3। वसा अम्ल के सोडियम लवण का जब जल अपघटन कराते हैं, है ना, H2O फॉर्मूला होता है वैसे तो, लेकिन हमने यहाँ पे H2O न लिखते हुए इसको HOH के रूप में लिखा है। तो वसा अम्ल के सोडियम लवण का जब जल अपघटन कराते हैं और साथ में यहाँ पर विद्युत धारा भी प्रवाहित की जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे
कि इसका जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो एल्केन्स बनते हैं, संतृप्त एल्केन। कैसे बनेंगे, ये देखो, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका मतलब ये C2H6 हो गया। हम इसको एथेन भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये तो बन गया आपका एथेन। और देखो क्या क्या चीजें मुक्त हो रही है, यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, देखो ये CO2 और ये CO2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु निकल गए, है ना। तो 2 CO2 रिमूव हुआ, प्लस ये दोनों क्या कहलाएंगे, H और H, ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, H2, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गई। और देखो क्या निकला यहाँ पर, सोडियम और हाइड्रोक्साइड, और एक सोडियम और एक और हाइड्रोक्साइड, मतलब 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु भी इस क्रिया में रिमूव होते हैं। यदि हम यहाँ पर वसा अम्ल के सोडियम लवण के स्थान पर वसा अम्ल का पोटेशियम लवण ले लें तो NaOH के स्थान पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। तो ये थी कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि। इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखोगे, तो एक बार फिर से सुनिए कि जब वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का विद्युत की मदद से जल अपघटन कराते हैं या विद्युत अपघटन कराते हैं तो संतृप्त एल्केन्स बनते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मुक्त होता है। एक स्पेशल बात मेंशन करना कि इस मेथड के द्वारा मीथेन गैस बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि मिनिमम इसमें 2 मॉलिक्यूल तो लेते ही हैं, इसलिए इस क्रिया द्वारा मीथेन गैस बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो विकार्बोक्सिलीकरण और ये कोल्बे की विधि ये लगभग एक जैसी है, एक जैसी इसलिए क्योंकि दोनों ही विधियों में हम लोग एल्केन बनाकर बता रहे हैं, पर विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में मीथेन भी बनता है और कोल्बे की विधि द्वारा एल्केन नहीं बनाए जा सकते। कॉमन चीज क्या है, सोडियम एसिटेट इसके अंदर हम लेते हैं, है ना। अब आते हैं हमारी अगली अभिक्रिया पर। तो जैसे मैंने आपको हाइड्रोजनीकरण बताया था वैसे ही एक और रिएक्शन होती है दहन अभिक्रिया। दहन का मतलब क्या होता है, जलाना, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाया जाता है। अगली अभिक्रिया का नाम है दहन, है ना। इसको कंबक्शन भी कहते हैं, कंबक्शन। क्या करते हैं इस क्रिया में, ONCTION, कंबक्शन रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, दहन को हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्केन्स होते हैं उन एल्केन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं चूंकि अपन, तो हाइड्रोजन तो H2 में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में निकल जाता है। तो देखिए बहुत सिंपल से रिएक्शंस हैं। सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं अपन, मीथेन, है ना। मीथेन का जब अपन दहन करेंगे, मीथेन को जब जलाया जाएगा तो कार्बन का दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और हाइड्रोजन का दहन होगा तो H2O जल वाष्प के रूप में ये रिमूव होगा, है ना। बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, हाइड्रोजन 4 टाइम है, हाइड्रोजन 4 बार है तो यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, ऑक्सीजन कितना है 2 और 2 4, तो यहाँ पे आपको 2 लगाना होगा। कार्बन तो सिंगल टाइम है। यह है मीथेन का दहन। नेक्स्ट आता है आपका ब्यूटेन, C4H10, इसको हम कहते हैं ब्यूटेन। जो हमारी LPG गैस होती है उस LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर ब्यूटेन भी प्रेजेंट होती है। इसको भी जब आप ऑक्सीडेशन इसका करोगे तो देखो क्या होगा, कार्बन तो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा जल वाष्प में। अब देखो इसको बैलेंस करके, कार्बन 4 टाइम है तो यहाँ 4 लगा दो, हाइड्रोजन 10 बार है तो यहाँ पे 5 लगा दो, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13 बार। अब अगर आप यहाँ पे 6 लिखते हो तो 6 दूनी 12 होता है, और अगर हम यहाँ पे 7 लिखते हैं तो 7 दूनी 14 होता है, 13 तो कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। तो फिर हम इसको फिर से बैलेंस करते हैं, हम यहाँ 2 लगा कर देखते हैं। 2 लगाने से कार्बन कितना हो गया 4 दूनी 8, है ना, तो कार्बन को 8 बना दीजिए, ये मैंने 8 लिख दिया आगे। और हाइड्रोजन कितना हो गया 10 दूनी 20, तो इसका मतलब हम यहाँ पर 10 लगा देते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन गिन के देखें, 10 और 8 दूनी 16, 16 और 10 26, तो यहाँ 2 लिखा है तो 13 दूनी 26, तो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस। तो मिथेन और ब्यूटेन तो एल्केन है, हम इस मेथड के द्वारा एल्कीन और एल्काइंस को भी दहन कर सकते हैं। जैसे कि अगला मैं एग्जांपल लूँ, C2H4, अगर हम इसको जलाएं, एथिलीन को जलाएंगे तब भी क्या बनेगा आपका
कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। रिएक्शन बैलेंस करके देखते हैं, हाइड्रोजन 4 बार है, यहाँ 2 लगा दो, कार्बन 2 बार है, यहाँ 2 लगा दो, ऑक्सीजन देखो कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो इसका मतलब यहाँ 3 लगा देंगे हम, है ना। इसी प्रकार से अगर हम एसिटिलीन लेते हैं C2H2, इसका नाम है एसिटिलीन, और ये क्या चीज़ है, एथिलीन, है ना। देखो ये द्विबंध वाला है, ये त्रिबंध वाला है, इसका भी ऑक्सीडेशन कर दो, तो ये भी ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और H2O रिलीज करेगा। बैलेंस करके देख लो, H2 तो ये H2 है ना, कार्बन 2 बार है, कार्बन के आगे 2 लगा दो, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 दूनी 4 और 1 5, बैलेंस बिगड़ गया इसका, तो आगे 2 लगा के देखते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ 4 लगा दिया हमने, हाइड्रोजन भी 4 बार है तो यहाँ 2 लगा दो। अब देखो जरा ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे, 5, 5 दूनी 10, ये हो गया बैलेंस। बेंजीन भी तो होता है ना, बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको भी दहन करके देखते हैं। C6H6 का जब हम दहन करेंगे तो भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल वाष्प के रूप में। बैलेंस करें, कार्बन 6 बार है, 6 लगा दिया, हाइड्रोजन भी 6 बार है, 3 लगा दिया, है ना, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 दूनी 12, 13, 14, 15, 15, 7 लिखेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा, 8 लिखेंगे तो 8 दूनी 16 आएगा। चेंज कर लेते हैं, 2 लगा के देखो, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, तो 12 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे हम 12, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 6 दूनी 12 कार्बन, तो ये हो गया आपके 12 कार्बन। हाइड्रोजन भी 6 दूनी 12 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ 6 लगा देते हैं, 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 3 24 और 6 30, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 15। तो ये दहन रिएक्शन से कितनी सारी रिएक्शन है ये दोनों कौन है, ये है संतृप्त एल्केन, है ना। ये क्या चीज़ है, ये है एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड आता है। ये क्या है, एसिटिलीन, ये एक प्रकार का एल्काइन है, और ये जो C6H6 है ये आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। मतलब हमने दहन के अंतर्गत ही 5 रिएक्शंस को देख लिया है। तो आज हमने कितनी अभिक्रियाएं पढ़ी कुल, मार्कोनी ग्राफ, एंटी मार्कोनी ग्राफ, इसके अलावा हमने पढ़ा हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन के बाद में विकार्बोक्सिलीकरण, कोल्बे अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया। इतनी रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके हैं। अगली और भी जो रिएक्शंस हैं उसको हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।